जय हिंद दोस्तों। स्वागत है एक ऐसी कहानी में जो इंसान के सबसे बड़े सपनों में से एक की शुरुआत है, मशीनों को सोचने की ताकत देना। आज हम बात करेंगे कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई की जड़ों की। ये कहानी उन दार्शनिकों, गणितज्ञों और सपने देखने वालों की है जिन्होंने हजारों साल पहले वो बीज बोया जो आज हमारी दुनिया को बदल रहा है। चलो शुरू करते हैं इस एआई के सफ़र को। इस सफ़र की शुरुआत 2400 साल पहले होती है, जब ग्रीस का एक लड़का जिसके मन में हजारों सवाल सवाल यह कि इंसान क्यों सोचता है, ये दुनिया चल कैसे रही है। वह कोई साधारण लड़का नहीं, वह था उस समय का सबसे महान दार्शनिक अरस्तु। अगर अरस्तु के दर्शन की बात की जाए तो उसका संयुक्त अर्थ यह निकलता है कि सोच को नियमों में बांधा जा सकता है। अरस्तु जिसने सबसे पहले कहा कि अगर ए सही है और बी उससे जुड़ा हुआ है और सी भी उससे जुड़ा हुआ है तो सी भी सही होगा। इसका मतलब है ए बराबर बी बराबर सी तो ए बराबर सी। आज के समय में यह बहुत साधारण बात लगती है, परंतु उस समय ऐसा सोचना अपने आप में ही बड़ी बात थी, क्योंकि इस बात से लॉजिक का जन्म हुआ। उस समय कोई नहीं जानता था कि ये नियम हजारों साल बाद मशीनों को सोचने की नींव देंगे। अरस्तु का सपना था दुनिया को समझने का, लेकिन उसने अनजाने में एक ऐसी चिंगारी जलाई जो एआई का पहला कदम बनी। कल्पना करो, अगर अरस्तु आज होता तो शायद वो अपने तर्क कंप्यूटर में देखकर हैरान रह जाता, लेकिन उस समय ये सिर्फ एक दार्शनिक विचार था, एक बीज जो अभी अंकुरित भी नहीं हुआ था। अब टाइमलाइन में हम सीधे 13वीं सदी में आते हैं, जब भारत में भक्ति आंदोलन की नींव पड़ रही थी और वैष्णव व शिव परंपराएं स्टार्ट हो रही थी। दूसरी ओर स्पेन में रेमन लुल एक ऐसा पहिया बनाने की कोशिश कर रहा था जो घूम कर सवालों के जवाब दे सके, या कहूँ कि पहियों का एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो जुड़कर एक जवाब में तब्दील हो जाए। उस समय ये अपने आप में एक जादू जैसी बात थी। कुछ ने रेमन को पागल कहा, कुछ ने जादूगर कहा, लेकिन वो हारा नहीं। उसका ये यंत्र कभी पूरी तरह से काम नहीं किया, लेकिन उसने एक सवाल उठाया, क्या मशीनें सोच पैदा कर सकती हैं? यही वह सवाल था जो एआई की नींव का दूसरा पतन बना। रेमन का व्हील आज के एल्गोरिदम की तरह है, नियमों से जवाब ढूंढना। इस कहानी में रेमन वो सपने देखने वाला है जो अपने समय से बहुत आगे थे। अब टाइमलाइन में हम सीधे 17वीं सदी में आते हैं, जब भारत में मुगल साम्राज्य चरम पर था और पुर्तगाली व डच भी भारत में कदम रख चुके थे। उन्हीं दिनों जर्मनी में गॉटफ्रीड लाइबनिज नाम का एक गणितज्ञ अपने कमरे में बैठा था और उसकी छत से बारिश का पानी टपक रहा था, टप 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 टप। तभी लाइबनिज का दिमाग में ख्याल आता है, क्या होगा अगर पूरी दुनिया को सिर्फ नंबरों 0 और 1 में लिखा जाए? ये सुनने में पागलपन लगता है। उस समय लोग रंगों और कविताओं, जटिल गणित से भरे थे, लेकिन लाइबनिज का बाइनरी सिस्टम आज के हर कंप्यूटर की भाषा है। लाइबनिज यहीं नहीं रुका, उसने एक और स्टेपिंग कैलकुलेटर बनाया, एक मशीन जो गुणा भाग कर सकती थी। ये मशीन धीमी थी, भारी थी, लेकिन ये दिखा रही थी कि गणना को यांत्रिक बनाया जा सकता है। लाइबनिज का सपना था कि एक दिन मशीन जटिल सवालों के जवाब दे सके। उसकी ये सोच एआई की दिशा में एक और कदम थी। इस कहानी में लाइबनिज वो दूरदर्शी हैं जिसने दुनिया को कोड की भाषा दी। अब टाइमलाइन में हम 19वीं सदी में चलते हैं, जब भारत यूरोप की ईस्ट इंडिया कंपनी अपना दबदबा बढ़ा रही थी और वहीं दूसरी ओर यूरोप के ही चार्ल्स बेबेज स्टीम इंजन बना चुके थे। वही चार्ल्स बेबेज हाथों से गणना कर करके थक चुके थे। तभी वो सोचते हैं क्यों ना एक मशीन बनाई जाए जो एक काम करे, और वह डिज़ाइन करते हैं डिफरेंस इंजन, एक विशाल यंत्र जो जटिल गणित हल कर सके। लेकिन पैसे की कमी और तकनीकी सीमाओं ने इसे अधूरा छोड़ दिया। बेबेज रुकते नहीं हैं, वो एक और सपना देखते हैं, एनालिटिकल इंजन। ये कोई साधारण कैलकुलेटर नहीं, बल्कि एक प्रोग्रामेबल मशीन है जो पंच कार्ड से निर्देश लेती है। ये आज के कंप्यूटर का दादा है। लेकिन इस कहानी में एक और हीरोइन आती है, एडा लेवलेस। एडा जो गणित में जीनियस थी, वो बेबेज के इंजन को समझती और उसके लिए एक एल्गोरिदम लिखती हैं, दुनिया का पहला कंप्यूटर प्रोग्राम। लेकिन एडा सिर्फ कोडर नहीं थी, वो लिखती हैं कि ये मशीनें सिर्फ नंबर नहीं, बल्कि संगीत, चित्र, विचार और भी बहुत सारी चीज़ें रच सकती हैं। उस समय के लोग तो हंसते होंगे, लेकिन एडा ने भविष्य देख लिया था। दुर्भाग्य से बेबेज का इंजन कभी पूरा नहीं हुआ, लेकिन इस जोड़ी ने एआई का सपना जिंदा रखा। इस कहानी में बेबेज और एडा वो सपने देखने वाले थे जिनका आइडिया समय से बहुत आगे था। अब टाइमलाइन में हम 20वीं सदी में आते हैं, जहाँ भारत आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा था। वहीं इंग्लैंड में एक शर्मीला गणितज्ञ एलन ट्यूरिंग एक सवाल पूछता है, क्या मशीनें सोच सकती हैं?
और वो बनाता है ट्यूरिंग मशीन, एक काल्पनिक उपकरण जो किसी भी गणना को हल कर सके। ये मशीन कागज पर थी, लेकिन इसने दिखाया कि गणना को नियमों में बांधा जा सकता है। और दूसरे विश्व युद्ध में ट्यूरिंग अपना जादू दिखाता है। वो इनिग्मा कोड तोड़ता है जो नाजी संदेशों को डिकोड करता था। ये एआई की तरह पैटर्न ढूंढता, नियम बनाता है, और ट्यूरिंग का काम युद्ध जीतने में मदद करता है। लेकिन ट्यूरिंग की निजी जिंदगी में कई समस्याएं थी, इसलिए वह इतना आगे नहीं बढ़ पाया। फिर भी ट्यूरिंग ने एआई की नींव रखी। ट्यूरिंग के टेस्ट ने आइडिया दिया कि अगर मशीन इंसान जैसे जवाब दें तो क्या वो बुद्धिमान है। इस कहानी में ट्यूरिंग वो हीरो है जिसने मशीनों को सोचने का रास्ता दिखाया। अब टाइमलाइन में हम सीधे 1942 में चलते हैं, जब भारत में गांधी जी अंग्रेजों को भारत छोड़ने की तैयारी करा रहे थे। दूसरी ओर अमेरिका के दो वैज्ञानिक वॉरेन मैककुल और वॉल्ट पिट्स मस्तिष्क को समझने की कोशिश कर रहे थे। वो कहते हैं कि मस्तिष्क न्यूरॉन से बना है जो ऑन ऑफ जैसे काम करते हैं। क्या मशीन भी ऐसा कर सकती है? वो बनाते हैं न्यूरल नेटवर्क का पहला गणितीय मॉडल। ये आज की डीप लर्निंग का नींव था। उस समय कंप्यूटिंग पावर की कमी थी, सो ये सिर्फ सिद्धांत रहा, लेकिन इसने एक नया रास्ता खोला। क्या मशीनें मस्तिष्क की तरह सीख सकती हैं? इस कहानी में मैककुल और पिट्स वो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने एआई को जीव विज्ञान से जोड़ा। दोस्तों, ये था एआई की कहानी का पहला अध्याय। प्राचीन तर्क से लेकर यांत्रिक सपनों तक। अरस्तु, रेमन, लाइबनिज, बेबेज, एडा, ट्यूरिंग, मैककुल और पिट्स, इन सब ने मिलकर वो नींव बनाई जिस पर आज का एआई खड़ा है। ये लोग अपने समय से बहुत आगे थे और इनके सपनों ने हमारी दुनिया बदल दी। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि एआई ने कैसे असली उड़ान भरी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें एक्स एवरीथिंग। कमेंट में बताएं, क्या मशीनें कभी इंसान जैसे सोचेंगी? धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार। जय हिंद।